वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, एनालिसिस ऑफ 2023 ब्रिक्स समिट, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट एंड एक्सपेंशन। कि जो अभी रिसेंटली ब्रिक्स का जो समिट हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो एजेंडा रहा वो एजेंडा क्या रहा जी, कि जो न्यू मेंबर्स इसके जो है वो ज्वाइन किया, 6 नए मेंबर्स जो हैं इन्होंने ज्वाइन किया है। तो इस तरह से ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन है वो हुई है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो असर डालेगी। तो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ या मुस्लिम ब्लॉक जो है वो शामिल हुआ है, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया। एक बात याद रखिएगा आगे बढ़ने से पहले कि जो ब्रिक्स है इसको हमेशा एंटी वेस्ट माना जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबल नॉर्थ है या जो नॉर्थ की डोमिनेंस है, यानी अमेरिका की और वेस्टर्न ब्लॉक की या यूरोपियंस की जो डोमिनेंस है ये उसके हमेशा एंटी माना जाता है, क्योंकि इसकी बुनियाद रशिया ने रखी थी, तो अल्टीमेटली ये उसकी एंटी है। तो अब अगर इसमें एक्सपेंशन हो रही है ऐसे हालात में जब यूक्रेन की वॉर भी चल रही है, और ऐसे में जबकि हर एक जो है वो ये तय कर रहा है कि उसे किस साइड पे जाना है, और हम देखते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है तेजी से बन रही है, तो ऐसे में फिर भी कंट्रीज जो सामने आ रहे हैं अमेरिका की मुखालफत ले रहे हैं या वेस्ट की मुखालफत लेके वो ज्वाइन कर रहे हैं नए ब्लॉक्स को और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर यहाँ पे ये कि भाई क्या अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो ओल्ड ऑर्डर था जिसे हम कहते हैं, तो क्या ओल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है और ये जो नया ऑर्डर है या न्यू ऑर्डर है ये कहां जा रहा है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसे। अब सबसे पहले तो इसकी हाइलाइट्स लेते हैं, उसके बाद इसको आगे जो है जियोपॉलिटिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी 2023 समिट जो है वो 15th समिट था, यानी 15वां समिट था ये किसका जी, ब्रिक्स का। और ब्रिक्स के जो इंटरनेशनल रिलेशन कॉन्फ्रेंस थी इसको हेड ऑफ स्टेट्स ने जो है वो अटेंड किया है सिवाय एक के, और वो है रशिया के, यानी पुतिन साहब जो हैं वो इसे अटेंड नहीं कर सके, क्योंकि उनके ऊपर आपको पता है कि वो आईसीसी ने जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनके वारंट्स इशू किए हुए हैं, अरेस्ट किए, तो इस वजह से वो खुद नहीं आए। तो ब्रिक्स के जो बेसिकली 5 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज बेसिकली जो है वो ब्रिक्स के हैं, और आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है क्योंकि इसे सबसे पावरफुल ब्लॉक समझा जाता है नेटो के बाद, ठीक है। और उसे क्यों समझा जाता है, क्योंकि ये पिछले कुछ टाइम से कोशिश कर रहे हैं अपनी एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने की, और चाइना का जो अभी इस टाइम पे जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके साथ साथ जो इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चाइना और इंडिया जो है वो दूसरी और तीसरी वर्ल्ड पावर्स हैं, तो इस वजह से काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ये ब्रिक्स, ठीक है। तो इसलिए काफी ज्यादा से डिस्कस किया जाता है। तो इसको जो है वो चेयर किसने किया जी, इसको साउथ अफ्रीका ने जो है वो चेयर किया है। साउथ अफ्रीका के अंदर ये हुआ है, जोहान्सबर्ग के अंदर, और उनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं सिरिल रामाफोसा जो हैं, इन्होंने इन्वाइट किया था 67 कंट्रीज को इस समिट के अंदर कि भाई आप इसमें शामिल हों। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एजेंडा रहा वो एजेंडा क्या रहा, इसकी एक्सपेंशन का। कुछ मेंबर्स इसके ऊपर एग्री थे और कुछ, यानी कि 5 जो बेसिक मेंबर्स हैं, तो वो 5 बेसिक मेंबर्स भी उस तरह से एग्री नहीं हो पा रहे थे इसकी एक्सपेंशन के ऊपर, कि चाहते थे कि अभी फिलहाल इसको एक्सपेंड ना किया जाए या इसको बढ़ाया ना जाए, ठीक है। तो काफी ज्यादा इसको मीडिया में हाईलाइट किया गया कि भाई इसकी एक्सपेंशन के लिए जो है वो तकसीम है, वो कि इतनी ज्यादा थी नहीं जितनी हाईलाइट की गई वेस्ट की तरफ से। और वेस्ट की तरफ से क्यों हाईलाइट की गई, क्योंकि वेस्ट किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा कि कंट्रीज जो है वो उस ब्लॉक को ज्वाइन करे जहां पे किसी न किसी सूरत में रशिया मौजूद है, या खास करके एक ऐसा जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें जिसकी बुनियादी रशिया ने रखी हो। तो या खास करके अब जैसे चाइना के लिए अमेरिका सबसे ज्यादा जो है वो हार्ड कॉर्नर है इस टाइम पे, तो इसका मतलब ये है कि वो कभी नहीं चाहेगा, तो इसलिए काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सका। तो एक्सपेंशन की अगर बात करते हैं तो एक्सपेंशन में जो है वो क्या हो गया जी, 6 जो नई कंट्रीज हैं उन्होंने इसको ज्वाइन किया है। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है जी, सिरिल रामाफोसा साहब, उन्होंने अनाउंस किया किस किस की जो है वो शमूलियत को। अर्जेंटीना को शामिल किया इसमें, इजिप्ट को शामिल किया मुस्लिम कंट्री को, इथोपिया को साथ में शामिल किया, ईरान मुस्लिम कंट्री को शामिल किया, सऊदी अरब को जो है वो शामिल किया, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूएई को जो है वो शामिल किया है और इनवाइट किया है फुल मेंबरशिप के लिए। अब इनकी फुल मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट कब से होगी, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली जो है वो अपना दिया हुआ था कि भाई आप हमें ऑफिशियली जो है वो ऐड करें, मेंबर बनाएं। तो 1 जनवरी 2024 से 2024 1 जनवरी 2024 से जो है इनको फुल मेंबर कंसीडर किया जाएगा। तो ये 6 नए मेंबर्स अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं ये शामिल हो गए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब हो चुके हैं। ये जो समिट रहा ये 22 से 24 अगस्त 2023 रहा, ठीक है जी, यानी 2 दिन का ये समिट रहा, और कहाँ पे, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर जो है ये समिट रहा है।
अब ब्रिक्स का अगर थोड़ा सा ओरिजिन डिस्कस करते हैं, ओरिजिन एंड पर्पस क्या था जब इसको बनाया गया था, इसकी बुनियाद रखी गई थी या इसको एस्टेब्लिश जो है वो जब किया गया था, तो उस टाइम पे किस मकसद के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको फाउंड किया गया था जी 2009 के अंदर, यानी 2009 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी। और जो ब्रिक्स ओरिजिनली है उसकी जब फर्स्ट एक्सपेंशन थी, यानी 4 कंट्रीज थे स्टार्ट में, ठीक है, जिसमें जो है वो साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, यानी ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था। तो साउथ अफ्रीका जो है उसको 2010 में इसमें शामिल किया गया, 2000 अगले ही साल यानी 2009 में इसको बुनियाद रखी गई इसकी, और 2010 में इसको जो है वो शामिल कर लिया गया साउथ अफ्रीका को। और बेसिकली ये किसने बनाया, यानी इसकी बुनियाद किसने रखी है, किसके प्रपोजल के ऊपर रखी गई, तो रशिया के प्रपोजल के ऊपर इसकी बुनियाद रखी गई। क्योंकि रशिया जो है वो चाहता था कि वो जो वेस्ट की डोमिनेंस है, समझ रहे ना, वेस्ट और उसके जो अलाइज हैं, जो इत्तेहादी हैं वेस्ट के, उनकी डोमिनेंस को तोड़ना चाहता था, इसलिए रशिया ने इसकी बुनियाद रखी। और आप कह सकते हैं ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक था रूस की तरफ से। उसकी वजह यह है कि अब वेस्ट में तो बहुत से कंट्रीज शामिल हैं, यानी अगर हम सिर्फ नेटो की बात करते हैं तो 52 कंट्रीज नेटो के अंदर जो है वो शामिल हैं। ऐसे में जब यहां पे रशिया जो है इन 4 ममालिक के साथ, और अगले साल साउथ अफ्रीका भी शामिल हो जाता है, तो ये डिफरेंट ममालिक हैं, यानी कि सिर्फ वेस्ट में नहीं है, ये साउथ के अंदर है। तो इस टाइम पर अब ये ग्लोबल साउथ को की तरफ देखा जा रहा है कि भाई ये जो ब्रिक्स है ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसे में देखिए एक जो है वो अफ्रीका के अंदर से साउथ अफ्रीका का कंट्री आ जाता है, ठीक है जी, एक ब्राजील जो है वो नॉर्थ साउथ अमेरिका में से आ जाता है, इसी तरह से इंडिया है, चाइना है, और ये बहुत ही पावरफुल इकोनॉमीज थी जिनको ज्वाइन किया गया था। तो इसलिए इसने काफी ज्यादा जो है टफ टाइम दिया नेटो के अगेंस्ट में। और अब मजीद आगे जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ होने जा रही हैं। तो ये फर्स्ट इन पर्सन समिट है 2019 के बाद, यानी 2019 के बाद आपको पता है 2020 में कोविड आ गया, और 2020 से 2023 तक जो है, अब ये 2023 के अंदर जो है फर्स्ट जो है वो इन पर्सन है। कोविड की वजह से फिर वो सारे के सारे जो है वो कैसे होते रहे, ऑनलाइन वर्चुअल समिट ही होते रहे हैं। तो इसमें जो है वो बेसिकली 5 कंट्रीज थे, लेकिन अब जो है इसको ब्रिक्स प्लस का नाम दे दिया गया है कि ये ब्रिक्स प्लस है, जिसमें 6 मजीद शामिल होंगे। तो ये 11 कंट्रीज जो हैं वो टोटल ब्रिक्स के हो जाएंगे। और इसको जो कॉइन किया गया था, इस नाम को ब्रिक्स को कहा जाता है जी जेम ओ नील साहब जो हैं, इन्होंने 2001 के अंदर इसको जो है वो इसका नाम कॉइन किया, और साथ में इसकी जो इकोनॉमिक वेटेज है उसको बताया था। तो उसी नाम को फिर बाद में 2009 के अंदर जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया था। पार्टिसिपेशन ऑफ, अगर प्यूटिन साहब की बात करते हैं तो व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हुए, ठीक है, उन्होंने बल्कि जो है वो अपने एम्बेसडर भेजे हैं। उसकी वजह ये है कि मार्च 2023 के अंदर जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, ठीक है, ये मैच वाला नहीं है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने क्या किया, अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए हुए थे पुतिन साहब के वॉर क्राइम्स के ऊपर, कि भाई वो जो है वो यूक्रेन के अंदर वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, इंसानी हुकूक की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो इसलिए उनको अरेस्ट किया जाए। तो उसका मतलब यह है कि जब वो रशिया से बाहर आएंगे तो जो जो ममालिक ICC के मेंबर्स हैं, और तकरीबन सारे दुनिया ICC के मेंबर है, इंटरनेशनल जितने भी केसेस हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लेके जाए जाते हैं, और जो बंदा भी UN को मानता है, सॉरी जो कंट्री भी UN को मानता है, ठीक है, उसे फिर ICC की वर्डिक्ट्स को भी मानना पड़ता है। ठीक हो गया। तो इसलिए उन्हें इस बात का थ्रेट था शायद कि मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए या मेरे लिए कोई इश्यूज ना बने, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी जो है वो जाहिर बात है ICC का सिग्नेचरी है, तो इसलिए वो खुद भी नहीं चाहता था साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो अरेस्ट तो कर नहीं सकता था, जाहिर बात है पुतिन को अरेस्ट करना आसान काम थोड़ी है। तो इसलिए जो है फिर इन्होंने भी अवॉइड किया कि भाई ठीक है तुम ना ही आओ तो अच्छी बात है, उन्होंने भी कहा भाई मैं खुद नहीं आऊंगा, तो इसलिए पुतिन साहब नहीं आए। अब की डिस्कशंस की अगर बात करते हैं या की टॉपिक्स इसमें क्या थे जो डिस्कस हुए, तो इसमें फोकस जो है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर था, ब्रिक्स की एक्सपेंशन के ऊपर और न्यू मेंबर्स जो ऐड करने थे इसके ऊपर था। इसके साथ साथ इसमें डिबेट जो है वो किस चीज के ऊपर हुई जी, एडमिशन क्राइटेरिया के ऊपर हुई, कि भाई किस तरह से जो मालिक शामिल होंगे उनका क्या क्या क्राइटेरिया होगा, उनको कैसे जो है शामिल किया जाएगा। रशिया, चाइना, इंडिया जो है वो एक साइड पे थे और कुछ सपोर्ट जो है उनको उनकी तरफ से मिल रही थी, लेकिन जो ब्राजील है उसकी तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, शायद उसे जो है वो डाउट था थोड़ा सा। तो ये एक थोड़ी सी तकसीम थी जिसको बहुत बड़ा जो है वो बना के पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन जो नाकाम हो गया वेस्ट ब्लॉक। इसी तरह से साउथ अफ्रीका जो है वो फर्स्ट कंट्री था जिसने सबसे पहले 2011 के अंदर इसे ऑफिशियली जो है वो ज्वाइन किया था, क्योंकि 2010 के अंदर मेंबरशिप आ गई तो 2011 से स्टार्ट हो चुका था। अब अगर ब्रिक्स को हम देखते हैं तो ये 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ आप इंडिया की ही आबादी देख लें तो 1.5 अरब की जो है वो इंडिया की आबादी है, तो
इसी आबादी के हिसाब से आप देखें तो चाइना की आबादी दूसरे नंबर पे है, तो इंडिया और चाइना ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो है इसका वेटेज है। पहले चाइना पहले नंबर पे था, अब इंडिया पहले नंबर पे है। चाइना और इंडिया की आबादी की वजह से जो है, और साथ में फिर ब्राजील की आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो ये बहुत ही बड़ा ब्लॉक है, बेशक इसके नंबर्स कम है लेकिन ब्लॉक बहुत बड़ा है। और ग्लोबल इकोनॉमी में 26% जो है वो इसका शेयर है, यानी इन कंट्रीज का, और अब जो है मजीद ज्यादा होने जा रहा है, 35 से 40% ये शेयर जो है वो इंक्रीज होने जा रहा है, जो नए मेंबर्स इसके अंदर शामिल हुए हैं। और इसे जब बनाया गया था और अब भी जो है इसे ये समझा जाता है कि ये वेस्ट की जो डोमिनेटेड डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसके अगेंस्ट में है, ठीक है। और मेंबरशिप की अगर बात करते हैं तो टोटल 23 कंट्रीज ने जो है वो अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए, जिसमें से 6 को फिलहाल मेंबरशिप दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये 23 पूरे होंगे कि कुछ अगले साल, कुछ उससे अगले साल, तो ये जो है मेंबरशिप तकरीबन 30 तक पहुंच जाएगी और एक बहुत ही पावरफुल ब्लॉक जो है वो ग्लोबल साउथ का जो है वो जनरेट होगा। तो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत तेजी से हम देख रहे हैं बदल रही है, और जिसको खास करके जो है रशिया और चाइना जो है वो लीड कर रहे हैं ग्लोबल साउथ को। और इनका जो फोकस रहा, इसी तरह से इसके अंदर जो डिस्कशन का एजेंडा था उसमें ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इसका एजेंडा रहा कि भाई किस तरह से अब आगे हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेके चलना है, इस टाइम पे ट्रेड को कैसे आगे लेके चलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होनी है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो की कंसर्न्स थे जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया मेंबरशिप की तरफ से। और अब जब ये मेंबर इंक्रीज हो चुके हैं तो अब इसका नाम क्या होगा जी, ब्रिक्स प्लस जो है उसका नाम प्रपोज किया गया है। तो ये की टॉपिक्स जो डिस्कस हुए। अब अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडेड ब्रिक्स ओवरव्यू की, कि अब जब एक्सपेंड हो जाएगा, ये फैल जाएगा, जब इसका फैलाव हो जाएगा तो फिर क्या असर पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि इसकी जो टोटल इस टाइम पे जीडीपी की अगर बात करते हैं, जब एक्सपेंड हो जाएगा तो 56.65 ट्रिलियन जो है ये हो जाएगी। तो आप अंदाजा कर लें कि कितनी बड़ी जो है ये जीडीपी है। तो ये किस्म का सबसे बड़ा ब्लॉक बन रहा है दुनिया का जीडीपी के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो, ठीक है। और इनका जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर रहेगा, जाहिर बात है फंडिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर और रिड्यूस पॉवर्टी के ऊपर रहेगा। अच्छा जी, इसी तरह ग्लोबल चैलेंजेस को जो है टैकल करने के ऊपर रहेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे ग्लोबली जो है, जो साउथ की जो हालात बने हुए हैं जहां पे गुर्बत बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अमेरिकन डोमिनेंस जो है बहुत ज्यादा है दुनिया के वाले के ऊपर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी और यहाँ पे जो है ये वाले अपने पंजे जो है वो फैलाएंगे। तो अब ये 37% ग्लोबल जीडीपी होल्ड करेगा। देखा आपने, यानी कि पहले 26% था, अब ये 37% पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह है कि इतना ज्यादा जो है वो जीडीपी एक्सपेंड होगी सिर्फ इस ब्लॉक की वजह से। तो ये काफी ज्यादा है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट, और खास करके वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के हवाले से अब ये ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका, कि इससे पहले इन्फ्लुएंस किया जाता था नेटो की तरफ से, ठीक है, लेकिन अब जो है अब ब्रिक्स के कंट्रीज जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे। और दुनिया का जो ऑर्डर है जिसे हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो वो यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि वो शिफ्ट हो रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब मजीद कुछ अगर हाइलाइट्स को डिस्कस करते हैं तो देखिए इसमें जो है वो जिन्होंने ऑफिशियल एप्लीकेशंस दी थी उन 6 ममालिक को इसमें जो है वो अप्रूव कर दिया गया और अब उनकी मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए अगर हम इसे डिस्कस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसके अंदर जो मुस्लिम ब्लॉक है वो शामिल हो गया, और खास करके अरब कंट्रीज। देखिए सऊदी अरब यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और साथ में यूएई भी शामिल हो चुका है, और साथ में क्योंकि अब सऊदी अरब की और ईरान की रिकॉन्सिलेशन हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये पूरे का पूरा जो मिडिल ईस्ट है इसकी पॉलिटिक्स बदलने जा रही है। और ये मिडिल ईस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा से डोमिनेंस रही है यहां पे अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिका की डोमिनेंस को छोड़ के रशिया की तरफ झुकाव रखना, या रशियन ब्लॉक की तरफ या मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ अपने आप को लेके जाना, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ साथ चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, हमें ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान का इन्फ्लुएंस भी जो है हम जानते हैं कि वो अफ्रीकन कंट्रीज की साइड पे मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से सऊदी अरब जो है फिलहाल वो इस ब्लॉक में इतना ज्यादा जो है वो इन नहीं था, लेकिन इंडिया की वजह से हम ये मान सकते हैं सऊदी अरब और यूएई जो है अब इनका रोल बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इंडिया के साथ काफी ज्यादा इनके क्लोज ताल्लुकात हैं। तो इस वजह से यहाँ पे चीजें अब तेजी से बदल रही हैं। और अगर हम इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं तो इम्प्लीकेशंस इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बनेंगी। उसकी वजह ये है कि जाहिर बात है जब 37% जीडीपी जो है वो यहाँ पे सारे का सारा इन कंट्रीज़ के पास है, तो अल्टीमेटली ये हर चीज़ के अंदर जो है वो डोमिनेंस करेंगे। तो अब इसमें एक तो साउथ अमेरिकन ब्लॉक भी शामिल हो गया, वहाँ तक इसकी इन्फ्लुएंस आएगी। मिडिल ईस्ट का ब्लॉक जो है वो शामिल हो चुका है, और मिडिल ईस्ट वैसे भी जो है वो दुनिया के मिड में है, तो इसलिए अल्टीमेटली वो जो है एक नया जो है दुनिया का हब बनने जा रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट की अगर आप लोकेशन देखते हैं तो एक साइड पे जो है वो अफ्रीका है,
अगर दूसरी साइड पे आप देखते हैं तो यहाँ पे यूरोप हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे जो है वो एशिया देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो ये संगम के ऊपर वाक़ है, इसका अब जो है यानी मुस्लिम ब्लॉक जो है, आप ये कह सकते हैं कि शायद इसका रिवाइवल हमें किसी न शक्ल में जो है वो देखने को मिल रहा है और अमेरिकन ब्लॉक से बाहर भी आ रहा है। तो इसलिए भी यहाँ पे इसकी इंप्लीकेशंस बहुत तेजी से बढ़ेंगी। यूएई खास करके अगर हम बात करें और सऊदी अरब बात करें तो, और सऊदी अरब के साथ ईरान तो चले भी इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सऊदी अरब जो है वो मिडिल ईस्ट के ब्लॉक को लीड करेगा। पहले भी मुस्लिम ब्लॉक का लीड करता था, लेकिन अब वो मजीद पावरफुली लीड करेगा क्योंकि अब तकसीम जो है वो खत्म हो चुकी है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको G20 जो है यानी कि ग्रेट 20 जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो G7 थे फिर G20 थे, जिसको हमने डिस्कस भी किया, तो ये उनके पाए का आप कह सकते हैं पैरेलल जो है ये उनकी बराबरी का एक ब्लॉक जो है बनने जा रहा है और काफी ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि G20 में शायद उनकी इस तरह से इतना ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस नहीं है इनकी जीडीपी का, और ना ही उनकी आबादी इतनी ज्यादा, मैन पावर इतनी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे आप एक साइड पे आप कह सकते हैं G20 होगा और दूसरी साइड पे जो है वो आपको ब्रिक्स कंट्रीज देखने को मिलेंगे, या नेटो एक साइड पे होगा, या आप ये कह सकते हैं एक साइड पे जो है वो नॉर्थ होगा, ठीक है जी, और दूसरी साइड पे हमें जो है वो साउथ देखने को मिलेगा। अब नॉर्थ जो है वो एक्चुअली में अपना टाइम पूरा कर रहा है और जल्द इसका टाइम जो है पूरा हो जाएगा, लेकिन साउथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं नॉर्थ जो है वो एक डूबता हुआ चांद है, ठीक है, और जो उभरता हुआ चांद है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है जी, साउथ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो नॉर्थ की पॉलिटिक्स थी, जो ओल्ड जो है आप ये कह सकते थे कि क्या है जी, ये ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है जैसे अमेरिका लीड कर रहा था नॉर्थ ब्लॉक के थ्रू, अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चाइना के पास चला जाएगा और इंडिया के पास चला जाएगा स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये अब चेंज होने जा रहा है और यहां पे अगर साथ में रशिया भी हो जाता है तो फिर प्योरली एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हमें यहां पे देखने को मिलेगी। तो यहां पे जो सिंगल पावर थी वो यहां पे हमें जो है तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके काफी ज्यादा जो है वो इंप्लीकेशंस आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अब अगर हम जियोपॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं तो देखिए पैराडाइम शिफ्ट तो हो चुका कि नॉर्थ से सारी की सारी पॉलिसीज जो है वो कहा जा रही हैं, नॉर्थ से सारी पॉलिसीज साउथ के अंदर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये चीजें इसी तरह से शिफ्ट हो रही हैं। इसी तरह से अगर हम ये देख रहे हैं तो वेस्ट जो है उससे सारी पॉलिसीज शिफ्ट होकर कहां पे जा रही हैं जी, ईस्ट की साइड पे जा रही हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट से एक तो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है ईस्ट की तरफ, जहां पे चाइना जो है वो लीड कर रहा है और उसके बाद पीछे इंडिया साथ है उसके, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो उस डिवीजन में भी हमें देखने को मिल रहा है कि भाई नॉर्थ जो है अब वो अपनी पावर को खोता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो अमेरिका तो कभी नहीं चाहेगा कि जो यूक्रेन वॉर है उसमें कोई भी इत्तेहादी बने, उसका यानी ब्लॉक जो है वो रशिया का पावरफुल होता जाए, लेकिन फिर भी रशिया का ब्लॉक पावरफुल होता जा रहा है, वो चाह के भी नहीं रोक पा रहा है। इसी तरह रशिया का इन्फ्लुएंस अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जो है वो चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका की जो गुंडागर्दी है, जो पावर है उसकी, वो अब काफी ज्यादा यहां पे चैलेंज हो रही है। तो इससे मजीद कंट्रीज जो हैं वो एम्पावर होंगे और अमेरिका के चुंगल से बाहर आने का सोचेंगे। तो अब ये जो मल्टीपोलैरिटी है, सबसे पहले तो अब ये एक हकीकत बन चुकी है, ठीक है, यानी अमेरिका जो है वो सुपर पावर, ये अब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका, आप ये मान ले इस बात को, ठीक है। तो ये मल्टीपोलैरिटी क्या करेगी, जियो इकोनॉमिक्स और साथ में जियो पॉलिटिक्स अब मर्ज हो रही है, यानी कि जहां पे लोकेशन है जिस कंट्री की अब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी लोकेशन के हिसाब से जो पॉलिटिक्स है वो डिसाइड हो रही है। इसी तरह से जो ग्लोबल साउथ है वो एक डेवलपिंग हमें देख रहा है कि वो वेस्ट को चैलेंज कर रहा है, ठीक है, एक डेवलपिंग पाथ पे हमें दिखाई दे रहा है जो वेस्ट को किसी तरह से चैलेंज कर रहा है। तो ये जो जोहान्सबर्ग का जो आप कह सकते हैं कि समिट था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था पैराडाइम शिफ्ट के हवाले से, और इसको काफी ज्यादा जो है वो याद रखा जाएगा। अब अगर हम न्यू मेंबर्स की बात करते हैं तो न्यू मेंबर्स में देखिए हम ये कहते हैं सऊदी अरब है जो कि हमेशा से अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा रहा, ठीक है, यूएस ब्लॉक का हिस्सा रहा हमेशा से। अब उसने अपनी पॉलिसी चेंज की क्योंकि ईरान के साथ जब उसके ताल्लुकात बेहतर हुए तो यहां पे यूएस ने रोल नहीं प्ले किया बल्कि चाइना ने रोल प्ले किया ईरान और इनकी रिकॉन्सिलेशन के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि अब इन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि चाइना जो है, हमारा फ्यूचर जो है वो चाइना के साथ है, न कि हमारा अमेरिका के साथ है, क्योंकि हम जानते हैं कि सऊदी अरब जो है वो विजन 2030 की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो चीजें चेंज हो रही हैं। इसी तरह से यूएई की अगर हम बात करते हैं तो सऊदी अरब और यूएई जो है ये एक मैसेज सेंड कर रहे हैं इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस का। बात समझ रहे हैं ना, कि भाई ऐसा नहीं है कि अब हम जो है वो अमेरिका को देखते रहेंगे और वेस्ट ब्लॉक को देखते रहेंगे और हमारी सारी पॉलिटिक्स उन्हीं के गिर्द घूमेगी और ईरान के या अपने ही मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ घूमेगी। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम अब इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। गो कि अब ये इंडिपेंडेंट क्या, इनका जो ज्यादा झुकाव है आपको पता है वो इंडिया की तरफ ज्यादा है। तो बनिस्बत इसके कि हम अगर एज ए पाकिस्तानी बात करें तो फिर शायद हमारे लिए कोई इतना ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, बल्कि
दुख की बात है कि हमारे मुस्लिम कंट्रीज जो है वो शिफ्ट होकर कहाँ किस ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं और हमें शायद वहां पे कोई पूछ भी नहीं रहा, ठीक है। लेकिन गो कि अमेरिका का यहाँ पे पावर जो है किसी न किसी टूट रहा है। तो जो अरब वर्ल्ड था, आप ये कह सकते हैं कि उसने क्या कर दिया जी, उसने ब्रेक कर दिया वो ट्रेडिशनल अलाइनमेंट जो उसने वेस्ट के साथ हमेशा से बनाए रखी, ठीक है। कि जब से सऊदी अरब जो है वजूद में आया उसके बाद से उसकी वेस्ट के साथ जो ताल्लुकात थे वो उसी तरह बने रहे। उसकी वजह यह है कि देखिए सऊदी अरब बना ही कैसे था कि ओटोमान एम्पायर जो है वो जब टूटी थी तो 1926 के अंदर जो है आप ये कह सकते हैं कि वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ, यानी 1923 के अंदर टूटी लेकिन उसके बाद 1926 में सऊदी अरब सामने आया और फिर करते करते वो वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा था क्योंकि ओटोमान के खिलाफ थे। तो अब उसने यानी कि 100 साल बाद आप ये कह सकते हैं कि ये जो तोड़ा है अलायंस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे अमेरिका को भी काफी ज्यादा पेन होगा कि उसके जो इत्तेहादी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसे छोड़ के जा रहे हैं। और अब जो ईरान है उसका भी ग्लोबल साउथ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या हो रहा है जी, असर बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो ईरान की आइसोलेशन है, तन्हाई है, वो तन्हाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने जा रही है और वो अपनी पावर को दोबारा से गेन करने जा रहा है। अब जो ओल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ओल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वो इतनी जल्दी से इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी अमेरिका और आप ये कह सकते हैं यूरोप, अमेरिका और यूरोप का ब्लॉक जो नॉर्थ ब्लॉक है ये इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इतनी आसानी से वो जाने दे। अल्टीमेटली वो भी अब चीज़ें सामने लेके आएगा और ऐसे में खास करके वो कंट्रीज जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया जैसे कि पाकिस्तान, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और मजीद जो है वो जोर लगाएगा यूरोप और अमेरिका कि किसी तरह से पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो अभी तक फिलहाल किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बने, ना ब्रिक्स का ना नेटो का, उनको अपने पास से किसी सूरत नहीं जाने देना चाहे कुछ भी हो जाए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे पाकिस्तान की भी अहमियत हमें देखने को मिलती है कि हम अब क्या करेंगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेंशन है ये एक सिस्मिक चेंज है, यानी ये हिला रही है दुनिया को, ग्लोबल ऑर्डर जो है उसको इसने हिला के रख दिया, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल ऑर्डर को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। तो यूएस लीड और यूरोप लीड जो सिस्टम था वो चेंज होने जा रहा है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दुनिया बढ़ रही है। और जी जिनपिंग साहब जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं और साथ में जो साउथ अफ्रीका के जो है सिरिल रामाफोसा जो साहब जो हैं, इन्होंने एम्फेसिस दिया किसके ऊपर, फेयरनेस के ऊपर, ठीक है, और इंक्लूसिविटी के ऊपर, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, कि भाई हम जो है वो ब्लॉक पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं खेलेंगे, हमारा जो पर्पस होगा वो गुर्बत का खात्मा होगा और प्योरली हम जेन्युइनली बजाय इसके पॉलिटिक्स को सामने लेके आए, हम क्या करेंगे जी, हम जेन्युइनली इंसानियत की खिदमत के लिए काम करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर ऐसे ही कहा जाता है लेकिन मुकाबले में फिर भी जो है वो आ चुके हैं। अब जो यूक्रेन वॉर है अगर हम उसको यहां पे साथ में देखते हैं तो किस तरह से हमें चीजें देखने को मिल रही हैं। अब देखिए यूक्रेन वॉर जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था स्टार्ट में कि अमेरिका जो है वो उसी तरह से जो कोल्ड वॉर का जो ऑर्डर था, ठीक है, कोल्ड वॉर के ऑर्डर के ऊपर वो क्या करेगा, पूरे के पूरे अमेरिका और साथ में यूरोप को अपने साथ मिलाएगा और क्या करेगा जी, वो रशिया को जो है रूस को तनहा कर देगा और रूस को की मदद किसी को भी नहीं करने देगा। ये उसका ख्याल था कि वही ओल्ड पैटर्न जो है वो रिपीट हो जाएगा, रशिया तनहा हो जाएगा और वहां पे जो है वो टूटेगा जैसे वो कोल्ड वॉर के दौरान हुआ। अब भी अमेरिका और यूरोप तो एक साइड पे खड़े हैं लेकिन रशिया तनहा नहीं हुआ। रशिया के साथ सबसे बड़ी बात चाइना है जो उसे खुफिया तौर पे असला जो है वो सप्लाई कर रहा है। इसी तरह से इंडिया यहां पे खड़ा हुआ है जो कि इंडिया कहता है कि भाई मैं जो है वो नॉन लाइन हूं, यानी कि उसके इंडिया के जो ताल्लुकात हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस रशिया के साथ भी हैं, वहां से उसकी परचेजिंग भी है सब कुछ। इसी तरह से अमेरिका का भी सबसे क्लोज जो है वो ताल्लुक है इंडिया के साथ। तो इसका मतलब ये है कि चीजें अब वैसी नहीं रही जैसे कि 90s के अंदर थी, तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। तो अब इसलिए यूक्रेन वॉर जो है अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि अब इसको जीतना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि जो है वो मॉरल सपोर्ट एक किस्म की रशिया के साथ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, कि वो कंट्रीज जो डिसएग्री करते हैं अमेरिका की पॉलिसीज से कि भाई वो हमेशा दुनिया को ही जो है वो लीड करता है, अब वो कंट्रीज सामने आ रहे हैं। तो जो ग्लोबल साउथ है आप ये कह सकते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा उस तरह से वेस्ट की अप्रोच को। वो कि सारे ये मानते हैं कि भाई रशिया जो है उसको इन्वेजन नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि अमेरिका को क्या जरूरत थी कि भाई वो यूक्रेन को अपना जबरदस्ती मेंबर बनाने की कोशिश करे, या यूक्रेन अगर वहां जाएगा तो अल्टीमेटली रशिया के बॉर्डर्स जो है सेव नहीं होंगे। तो इसलिए जो है ये सारे कंट्रीज जो अमेरिका के खिलाफ है, ये नॉर्थ के खिलाफ है, अल्टीमेटली वो वैसे ही एक ब्लॉक की शक्ल में हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये जो चैलेंज करेगा ओल्ड ऑर्डर को, इसके नतीजे के तौर पे क्या होगा कि न्यू ऑर्डर जो है वो सामने इमर्ज होगा, वो बहुत ही फास्टली। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम पाकिस्तान का प्रोस्पेक्टिव देखते हैं तो पाकिस्तान को अब कहा यह जा रहा है, देखिए पाकिस्तान के अंदर दो तरह की इस टाइम पे तकसीम है।
तीन तरह के आप कह सकते हैं। एक वो हैं जो न्यूट्रल हैं, ठीक है जी, जो ये कहते हैं कि हमें किसी साइड पे नहीं जाना चाहिए। शायद ये जो है एक बैलेंस अप्रोच है और यही हमारा फ्यूचर हो सकता है एक बैलेंस अप्रोच के तहत, यानी हम ब्रिक्स जो है इसके मेंबर भी बन जाएं, इसके लिए भी हम अप्लाई करें, अपनी कॉपरेशन आगे बढ़ाएं, एससीओ को साथ लेके चलें, और इसके साथ साथ ऐसा हरगिज ना हो कि हम नेटो ब्लॉक को छोड़ दें, बल्कि हम नेटो को भी साथ लेके चलें, या अमेरिका और यूरोप को भी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी वहां पे बसते हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस है वहां पे, ठीक है, तो हम उन्हें भी नहीं छोड़ सकते। अल्टीमेटली पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि जिसके पास शायद अब कुछ भी नहीं, हालात ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में हमें एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। ये थर्ड पार्टी जो है इसको सुनने की जरूरत है, जो पिछले 3 साल बनाया गया लेकिन फिर उसके बाद 1 साल चेंज कर दिया गया। पहले नंबर पे वो लोग हैं यहाँ पे जो ये मानते हैं कि वेस्ट ही हमारा सब कुछ है, करता धरता है, तो हमें किसी भी सूरत में अमेरिका को नहीं छोड़ना चाहिए और यूरोप को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी वही सपोर्ट करेगा, सब कुछ वही है, और स्ट्रेटेजिकली हम पिछले 76 सालों से अमेरिका के ब्लॉक का ही हिस्सा हैं, ठीक है, इसलिए हमें वहीं पर रहना चाहिए, वहीं से फायदा हासिल होगा। ये हैं लिबरल्स, आप ये कह सकते हैं, ठीक हो गया, जो टॉप लेवल पे बैठे हैं और सारे के सारे इस टाइम पे हिमायती हैं इस चीज के। बी वो हैं जो ये समझते हैं कि हमें जो है वो बिल्कुल भी अमेरिका की तरफ नहीं जाना चाहिए, 76 साल में इसने हमें सिर्फ धोखा दिया, अब हमें उसे छोड़ के चाइना की तरफ जाना चाहिए और सीपैक और इस तरह के प्रोजेक्ट्स, और चाइना क्योंकि हमारा जो है वो ऑल वेदर फ्रेंड है, तो इसलिए हमें इसी की तरफ जाना चाहिए और टोटली अमेरिका को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इसी में जो है जैसे आपने देखा कि फिर पीछे रिजीम चेंज जो सब कुछ हुआ, तो क्योंकि कोशिश ये की जा रही थी कि दूसरे बी ब्लॉक की तरफ से कि किसी तरह से हम रशिया के साथ भी ताल्लुकात बनाएं, चाइना के साथ भी बनाएं, तो जो सी कह सकते हैं आपकी सी टाइप के लोग हैं, ये एक बैलेंस अप्रोच की बात करते हैं एक्चुअली में, और शायद यही कामयाब भी होगी, क्योंकि हम ना सिर्फ चाइना को पकड़ के जो है वो आगे सर्वाइव कर सकते हैं, हमारे चैलेंजेस ऐसे हैं, ना हम अमेरिका के ऊपर टोटली डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अब एक थर्ड राय यहां पे फिर भी हमें मिलती है, या आप ये कह सकते हैं एक फोर्थ राय मिलती है कि अब जैसे कहा जा रहा है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की तरफ से कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि आप बैलेंस बना रहे हैं और बैलेंस के नाम के ऊपर आप ये कह सकें कि आप जो है वो अमेरिका और चाइना दोनों ब्लॉक का हिस्सा हैं। अब अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई ब्लॉक चूज करना है, चाहे या ना चाहे, यानी या तो आपको चाइना की तरफ जाना होगा या आपको जो है वो यूएस की तरफ जाना होगा, तो कोई ना कोई एक ब्लॉक ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे ये रियलिटी है कि मल्टीपोलैरिटी अब जैसी तेजी से बढ़ रही है आगे, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम बैलेंस अप्रोच बना सकते हैं, ठीक है, सबके साथ लेके जा सकते हो। आप देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं कि भाई इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है बेहतर किए जाएं, ताकि जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, तो अल्टीमेटली हम जो है फिर रशिया के साथ, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बैलेंस कर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो पाकिस्तान जो है, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, 5 के 5 ममालिक जो है ब्रिक्स का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है, यानी ईरान बन चुका है, ठीक है, इंडिया ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, साथ में सऊदी अरब जो है वो बना हुआ है, तो ये कंट्रीज हमारे नेबरिंग अब जो है वो हिस्सेदार बन चुके हैं ब्रिक्स के। इसलिए अगर ये बन चुके हैं तो अब हमें भी बनना होगा अगर हम यहां से फायदा उठाना चाहते हैं तो। अब ब्रिक्स हो गया या एससीओ होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हो गई, अब ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इनसे कैसे फायदा उठाता है, क्योंकि इस टाइम पे सबसे पावरफुल जो ब्लॉक अब आने वाले टाइम पे बन रहा है वो ब्रिक्स का ही होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। अब शंघाई एक रीजनल कोऑपरेशन है जिसके अंदर रशिया, चाइना, इंडिया तीनों ही पावर शामिल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर जो है वो मल्टीपोलैरिटी हमें देखने को मिल रही है, तो इसलिए पाकिस्तान इनको ज्वाइन कर सकता है। अब एससीओ का मेंबर है पाकिस्तान 2017 से, लेकिन ब्रिक्स का नहीं है और इसमें यहां पे टाइम भी लगेगा, तो पाकिस्तान का फ्यूचर यहां पे हम ये कह सकते हैं। तो पाकिस्तान को फायदा किस चीज में है कि चाइना के साथ पाकिस्तान की बहुत अच्छी ताल्लुकात हैं। अब सऊदी अरब जब मेंबर बन गया तो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, तो चाइना और सऊदी अरब को जो है वो डिप्लोमेटिकली यूज करके पाकिस्तान सपोर्ट हासिल कर सकता है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। लेकिन पाकिस्तान के चैलेंजेस भी हैं और सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया है, क्योंकि इंडिया जो है वो यहां पे बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब देखिए इंडिया जो है वो बहुत आगे जा चुका है, तो अल्टीमेटली इंडिया की पावर डबल ट्रिपल हो चुकी है। इसलिए इंडिया हमारे लिए एक पोटेंशियल हर्डल है कि जब तक हम अपने ताल्लुकात जो है वो इंडिया से बेहतर नहीं बनाएंगे, इंडिया बहुत मुश्किल है कि हमें ब्रिक्स के अंदर मेंबर बनने दे या हमें एससीओ के अंदर भी प्रॉपर्ली वर्किंग करने दे, क्योंकि सार्क भी देखिए आप सारी की सारी पैसिव हो चुकी है सिर्फ इंडिया की जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है हमें इसे टैकल करना है। वो कैसे हम टैकल कर सकते हैं? चाइना को साथ मिला के और सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल करके हम इंडिया के साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर करके तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम इसमें शामिल हों, लेकिन ये चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे जो है फ्यूचर में क्या होता है।
अब ब्रिक्स की ये कोशिश भी है एट द एंड कि ये अपनी एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाएं। लास्ट टाइम इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं कि उनकी कोशिश ये है कि जो ये यूएसडी की पावर है इसको खत्म किया जाए और युआन जो है, जो चाइनीज करेंसी है, इसको आगे बढ़ाया जाए। और तकरीबन सारे ही ब्रिक्स कंट्रीज जो है, यानी 5 ब्रिक्स कंट्रीज इस टाइम पे चाइनीज करेंसी को यूज कर रहे हैं। ब्राजील जो है वो यूज कर रहा है इसको, ठीक है जी। इसी तरह से इंडिया जो है उसने यूएई को पेमेंट की है लास्ट टाइम, वो भी जो है वो इंडियन रुपी के अंडर की है, और इसी के साथ साथ वो युआन को भी यूज कर रहा है। पाकिस्तान तो कर रहा है लेकिन पाकिस्तान मेंबर नहीं है। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है उसकी पूरी कोशिश है, क्योंकि अब ये जितने कंट्रीज हैं ये चाह रहे हैं कि एक अल्टरनेट करेंसी बने जो है इनके फाइनेंशियल सिस्टम को थोड़ा सा रिलैक्स करे, बजाय इसके कि डॉलर के रेट के ऊपर चीजें तय हों। तो इनकी कोशिश ये है कि रिड्यूस की जाए अलायंस जो है वो यूएस डॉलर के ऊपर, क्योंकि खत्म तो नहीं हो सकती, जाहिर बात है। जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ जब ट्रेड होगी, ठीक है, वेस्ट के साथ, मगरिब के साथ, तो वो डॉलर ही मांगेंगे, वो चाइनीज करेंसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब ये एक बड़ा ब्लॉक बन जाएगा ब्रिक्स का, जैसे अब 11 कंट्रीज तो उसके बनने जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये 11 कंट्रीज आपस में जो ट्रेड करेंगे वो एक न्यू करेंसी के तहत करेंगे, और कल को 23 कंट्रीज, जैसे उन्होंने 23 कंट्रीज मजीद भी शामिल होंगे। तो इससे क्या होगा कि एक बड़ा ब्लॉक 30 कंट्रीज का अगर बनता है और वो अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाता है, तो ये काफी ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये कोशिश की जा रही है कि पोटेंशियल एक न्यू करेंसी जो है वो सामने लाई जा सके। उसके ऊपर काफी ज्यादा कहा जा रहा है, वर्किंग भी हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ इश्यूज हैं। अब फर्दर एक्सपेंशन की भी बात की जा रही है कि अभी 6 मेंबर्स ने ज्वाइन किया, तो मजीद जो है वो 23 मेंबर्स ने एप्लीकेशन दी हुई है, तो उनमें से मजीद को भी ज्वाइन किया जाएगा, और ये एक बिगर ब्लॉक जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो जो नेक्स्ट ईयर हम जब जो है 2024 के अंदर जो रशिया के अंदर जो है ये समिट होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, तो अल्टीमेटली चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हुई होंगी। तो तब तक देखते हैं क्या एक्सपेंशन होती है इसके अंदर, एक्सपेंशन क्या चीजें चेंज होती हैं। तो अब इसका इन्फ्लुएंस कहां पे होगा? ग्लोबल ट्रेड के ऊपर होगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा, ठीक है। और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, वो काफी ज्यादा इसके हिसाब से असरअंदाज होगा, क्योंकि अब वहां की जो पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी यूएस जो है वो लीड कर रहा था इस टाइम पे, कि जो यूएस कहता या यूरोप कहता वही बात जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसको माननी पड़ती। लेकिन अब जब ये पावरफुल ब्लॉक सामने आएगा, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसको भी अपने डिसीजंस में एक बैलेंस रखना पड़ेगा, दोनों ब्लॉक्स को साथ ले जाने के लिए। तो अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये हमारे पास जो है जी ब्रिक्स का समिट है 2023 का, ठीक है, और ये इसके हाइलाइट्स हैं। तो अब जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अब ऐसे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि पाकिस्तान क्या करेगा, और फिलहाल तक ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा, पाकिस्तान गुलामी ही करेगा और देखेगा कि उसे किस साइड से ऑर्डर मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो डिसाइड कर सके कि वो किस साइड पे जाए, और यानी कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना बहुत मुश्किल है। शायद हमारी जो टॉप एलीट है, जो मैंने एक ग्रुप डिस्कस किया था, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो हर जगह पे इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो लीड करता है, असेंबलीज के अंदर वो लीड करता है, तो अल्टीमेटली बहुत मुश्किल है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।